हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आज इस वीडियो में हम हरियाणा के 555 प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो एचटेट की या फिर हरियाणा सीईटी की या फिर हरियाणा सीईटी के बेस पर जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उनकी, जहां पर हरियाणा जीके आती है, तो यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही शानदार पीडीएफ बना रखी है, आप देख भी सकते हो। काफ़ी सारे एडिशनल पॉइंट भी मैंने आप यहाँ पर आप देखोगे करवाए हुए हैं। तो चलिए एक अच्छे तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिरी पॉइंट, आखिरी अंजाम तक इसको पहुँचाते हैं। तो इस वीडियो को आप एक साथ ही देखने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज यह सेम पीडीएफ आपको कलरफुल यदि चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन होता है 22 जुलाई 1970-71 में। ठीक है, 71-72 भी आपको मिल सकता है। तो कहाँ पर हुआ साहब? हुआ है ये आपका पंचकूला के अंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक आपसे इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, किसके अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे वर्तमान में सीएम होंगे तो वही होंगे आपके अध्यक्ष। अभी वर्तमान में कौन है? अभी है नायब सिंह सैनी। तो इसी वजह से नायब सिंह सैनी अभी हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहेंगे। कहाँ पर है साहब ये? पंचकूला के अंदर है। वही पंचकूला जो आपका कब बना था? 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 95 में। पाप 95 पाप पंचकूला, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सीएम कौन है हमारे अभी? नायब सिंह सैनी। दूसरी बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और यह 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 10 मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर रह चुके हैं और यह 15वीं विधानसभा के लिए अभी चुने गए हैं। ठीक है, 15वीं विधानसभा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो हमारे 11 मुख्यमंत्री हैं उनमें से कुछ मैं आपको बिल्कुल फटाफट करा देता हूँ। जैसे कि पहले थे हमारे, बताइए, पंडित भगवत दयाल शर्मा। दूसरे थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। जो आपके तीसरा, चौथा और पांचवा मुख्यमंत्री है वह है आपके बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। पहले बंसी बजाएंगे, फिर भजन गाएंगे और फिर माता देवी प्रकट हो जाएगी। तो तीन, चौथा और पांचवा आप याद रख सकते हैं। 11वां ये अभी है ही है, नायब सिंह सैनी। 10वां था मनोहर लाल खट्टर, सबको पता है। 9वां, इससे पहले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 8वें थे आपके कौन? अभी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, जो कि इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है। ओके, तो ऐसे आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ याद किया करो। तो कब हुआ इसका गठन? 22 जुलाई 1971 को। ठीक है, और कहाँ पर है ये? पंचकूला में है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? नायब सिंह सैनी। यदि मैं पूछूं हरियाणा ग्रंथ अकादमी, तो 2011 में इसका गठन हुआ, जो कि आपका पंचकूला में है। मोस्टली आपको हेडक्वार्टर पंचकूला के अंदर ही देखने को मिलेंगे। हरियाणा उर्दू साहित्य। अच्छा, यदि मैं हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका की बात करूं तो वह है आपकी हिंदी की पत्रिका। मुख्य पत्रिका इसकी है हिंदी की पत्रिका। और हिंदी की मुख्य पत्रिका आपकी कौन सी रहेगी? वह रहेगी आपकी हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा। एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा संस्कृत। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी का गठन हुआ पंचकूला के अंदर ही 2002 में। और इसका हरिप्रभा, हरिप्रभा इसका क्या रहेगा? इसका मुख्य पत्रिका रहेगी। तो मुख्य पत्रिका भी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। उर्दू की बात करता हूँ तो उर्दू 22 दिसंबर 1985, यह भी पंचकूला में इसकी स्थापना हुई। इसकी हो जाएगी आपकी जमुना तट। जमुना तट इसकी मुख्य पत्रिका है। और पंजाबी की बात करता हूँ तो यह 1996 में इसका गठन होता है, पंचकूला के अंदर ही है ये। तो इसका शबद बूंद। तो ये 4 मुख्य पत्रिका है और ये 4 उर्दू, संस्कृत, पंजाबी और हरियाणा इसकी जो मुख्य पत्रिका वह हिंदी की है। तो चारों का आपको पता होना चाहिए और ये 4 की 4 आपकी पंचकूला में है। यदि मैं इससे अगले पॉइंट की बात करता हूँ कला परिषद की, 1995 में इसका गठन हुआ, चंडीगढ़ के अंदर है। पंचकूला के पास ही है चंडीगढ़, लेकिन पंचकूला में नहीं, चंडीगढ़ है। क्या? कला, आर्ट। ठीक है, हरियाणा साहित्य, हरियाणा इतिहास व संस्कृत, अभी इकट्ठा आ गया ये दोनों, इतिहास और संस्कृत।
तो जुलाई 2006 गुरुग्राम, बस ये अलग है क्योंकि ये साउथ हरियाणा में है, बाकी आपका नॉर्थ हरियाणा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको 101% इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अच्छे तरीके से याद कर लो इसको। हमारा अगला प्रश्न, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो कैथल को कहा जाता है भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं बता दो। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कैथल में नहीं है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे या तो आपका कुरुक्षेत्र में है या फिर आपका अम्बाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर हम किसको कहेंगे? कैथल को कहेंगे। इस ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उनको आप अच्छे तरीके से किया करो। कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को, और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। हर एक वीडियो में इस प्रश्न को मैं जानबूझकर डालता हूँ क्योंकि ताकि आपको यह मुँह जुबानी रट जाए। तो 4 जिले कौन कौन से थे? यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुना यमुनानगर का कैथल, पानी पीकर पानीपत कहाँ गया? रेवाड़ी गया। ठीक है, यह एक ट्रिक है, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। तो भाई ये 4 जिले 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे, जिनमें कैथल भी आपका एक जिला था। कैथल को छोटी काशी कहते हैं। टोपियों वाला गुरुद्वारा यहाँ पर है, टोपियों वाला आ सकता है। सबसे पुराना जो कॉलेज है राधा कृष्णन सनातन धर्म कॉलेज है कैथल का, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कैथल के जाटों ने 1398 में तैमूर लंग का विरोध किया था। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में ही है, नवग्रह कुंड भी आपके कैथल में ही है। हाँ, इतने ही पॉइंट हैं इससे रिलेटेड। जो आपकी रजिया सुल्तान रही है वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी। वो पूरे हमारे एशिया का पहली मुस्लिम महिला का जो मकबरा है वह कैथल के अंदर है। पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली महिला मुस्लिम रही थी वो। गद्दी पर साहब बैठी थी वो 1236 में, और 1240 में इन्हीं के भाई ने, किसके? रजिया सुल्तान के भाई ने, जिसके भाइयों ने रजिया सुल्तान को और उसके पति, रजिया सुल्तान के पति कौन थे? अल्तुनिया। तो इन दोनों की हत्या कर दी थी कैथल में ही। तो इसी वजह से कैथल में ही इनका क्या है? मकबरा भी है रजिया सुल्तान का। ठीक है, आपका यह प्रश्न अगर पूछ ले जाए तो बेटर, अगर यह नहीं पूछा जाएगा तो एक दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी बेटी थी ये? तो यह थी साहब इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, और इल्तुतमिश आपका 1210 में गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश किसके बाद गद्दी पर बैठा था? जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में स्थापना हुई थी। 1206 से 1210 तक ये गद्दी पर थे। पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। तो तब इल्तुतमिश बैठे 1210 में, 1210 से 1236 तक, और 1236 में आपकी बैठती है रजिया सुल्तान, जो कि 4 वर्षों तक आपका शासन करती है। और आगे चलकर आते हैं एक और फेमस शासक, कौन? बलबन, है ना? बलबन। बताइए कौन सी नीति थी इनकी? लोहा नीति थी, कौन सी थी? रक्त नीति थी? क्या कोई बता सकते हैं? कमेंट करके बता देना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पर है? तो यह है आपका पानीपत में। और पानीपत में एक रघुनाथ मंदिर है, उसके अंदर है ये कौन सा? अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक। यदि पानीपत की मैं बात करता हूँ तो 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? पानीपत की। ये मतलब कि एक जिला बनता है। साहब ये करनाल से अलग किया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। लेकिन फिर 91-92 में, 1991-92 में क्या किया गया? दोबारा से इसको एक जिला बनाया गया था। किसको? पानीपत को। तो आपका प्रश्न आ सकता है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार जिला बन चुका है, तो वह रहेगा आपका पानीपत। ओके, तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी यहीं पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसको शुरुआत इसकी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पानीपत से ही इस योजना का प्रारंभ किया गया था, और आज यह योजना लगभग हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया यह जा चुकी है। बसों पे या फिर कॉलेजेस में इसको काफ़ी प्रमोट किया जाता है। आपने बस के पीछे स्टिकर भी देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो एक काफ़ी अच्छी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पचरंगा अचार फेमस है यहाँ का, काफ़ी फेमस है। कहाँ का? पानीपत का। बुनकरों का शहर भी इसको कहा जाता है। आपने कंबल देखे होंगे, सबको पता ही है जो पानीपत के आसपास से है या फिर हरियाणा से है, कि पानीपत के कंबल काफ़ी फेमस होते हैं। हाँ, यहाँ से कंबल थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं दूसरे शहरों की बजाय।
कंबलों के लिए फेमस। ठीक है, यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ हुई है पानीपत की साहब 3 लड़ाइयाँ काफ़ी फेमस है और अभी आपको करवा भी देते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह हुई थी आपकी 1526 के अंदर, दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1556 के अंदर और तीसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1761 के अंदर। तो सबसे पहले तो यह आपकी 3 की 3 आप डेट नोट कर लो। ठीक है, जो आपकी तीसरी लड़ाई है इसमें मराठों का इसमें पतन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर मराठे बेचारे क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। जो पहली लड़ाई है वह मुग़लों ने जीती थी, दूसरी भी आपके मुग़लों ने जीती थी। जो 1526 की लड़ाई है यहाँ पर क्या हुआ था, आपका जो बाबर है, बाबर ने इस लड़ाई को जीता था और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। जो दूसरी आपकी लड़ाई रही है उसमें बाबर के पोते, क्या नाम था बताइए, अकबर, क्योंकि बाबर का पोता का लड़का था हुमायूं और हुमायूं का आगे लड़का था अकबर। तो इसमें लगभग यह 13 साल का था, 12-13 साल का था। 1556 की बात हम कर रहे हैं, अकबर की हम बात कर रहे हैं। तो अकबर की तरफ से बैरम खां इस युद्ध में लड़े थे। ठीक है, और हेमू का सर कलाम कर दिया गया था। तो क्या हो गया था, यह युद्ध जीत गए थे। ठीक है, 1556 वाला भी। जो आपका बाबर है, बाबर के लिए मैं आपको एक ट्रिक करा देता हूँ। बाबर के मुख्य रूप से जो बड़े युद्ध रहे हैं वह 4 युद्ध हैं, 4 के 4 इसने जीते हैं। सबसे पहले तो 1526 का, फिर 27 का, फिर 28 का, फिर 29 का और 30 में इसकी डेथ हो गई। तो 4। देखिए जो बाबर है, बाबर ने पहले क्या किया, पानी पिया। बाबर ने भाई पहले पानी पिया, फिर खाना खाया। ठीक है, और फिर चांदनी रात में, ठीक है, चांदनी चांदनी रात में, और फिर घर चला गया। अच्छा, अब इसको याद करो, अब आपको कैसे याद होगा। 1526, 27, 28, 29, 30। देखिए 1526 में क्या किया था, पानी पिया था। तो पानीपत का युद्ध बाबर जीता, यहाँ पर लड़ा गया था। इसके बाद उसने खाना खाया, तो खानवा का युद्ध यह भी बाबर जीता 1527 में। फिर वह चांदनी रात में यानी चंदेरी का युद्ध भी 1528 में लड़ा गया, वही जीता। फिर घर चला गया यानी घाघरा का युद्ध, यह भी यही जीता था। और फिर 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाबर की। बाबर का आगे लड़का आया हुमायूं। ठीक है, 1530 में वह गद्दी पर बैठा, 1539 तक रहा। लेकिन फिर उसके बीच युद्ध चलने लगे शेरशाह सूरी के साथ उनके, और फिर वह यहाँ से अपने देश को छोड़कर भाग भी गया था। मतलब भारत देश को, अपने देश को नहीं, भारत देश को, क्योंकि वह तो इसका, भारत तो उसका देश है ही नहीं था, है ना, वो तो वंशज थे। ठीक है, तो फिर दोबारा वो आया 43-44 में, और दोबारा फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम के बाद फिर आता है वो। ठीक है, तो 2 बार ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक वो वह मुगल कौन सा था जो 2 बार अपने राज्य का शासक बना। तो हुमायूं ही था वो, यह प्रश्न भी आपका आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न तोड़ तोड़ कर आप भी निकाला करो, क्योंकि यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो भाई हरियाणा जीके तो आएगी, लेकिन और भी तो आपके ऑप्शंस आएंगे, आपके और भी सब्जेक्ट आएंगे, उन पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। डोंट वरी, आपके लिए ही यहाँ पर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और यहीं पर आपको अदर जो सब्जेक्ट हैं वह भी देखने को मिलेंगे। तालाबों और बावड़ियों का नगर या फिर शहर किसे कहा जाता है, तो नारनौल। नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और हमें 7 जिले उस टाइम पर स्थापना हुई थी। तो साथ में महेंद्रगढ़ भी एक जिला था। तो बसाया किसने था, बाबर का सेवक था एक, क्या नाम था, मलिक महमूद खान। ऐसा बोला गया है कि इसने इसको बसाया था। सरसों में सबसे आगे है ये। खनिज भी यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलते हैं। डोसी की पहाड़ियाँ हैं और 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। ये ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ है आपका राजस्थान, यहाँ इस तरफ से भी राजस्थान हो गया, इस तरफ से भी राजस्थान हो गया और इस तरफ से भी राजस्थान हो गया। यह हो गया आपका नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर सरसों सबसे अधिक है। खनिज भी है। डोसी की पहाड़ियाँ, मतलब कि जो राजस्थान से हमारी रेंज आती है, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ आपकी कौन सी है, वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं साहब। तो महेंद्रगढ़ में है आपकी, उसी को बोला जाता है डोसी की पहाड़ियाँ। और इसी पहाड़ी पर है आपका 642 या 652 मीटर आपको देखने को मिल सकता है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चौबनरेसी सबसे ऊंची चोटी आपको यहीं पर देखने को मिल सकता है। जो आपका महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है हरियाणा का जिसका खुद के अंदर हेडक्वार्टर ना होके, जो मुख्यालय ना होके आपका नारनौल के अंदर है, और 3 तरफ से यह राजस्थान से भी घिरा हुआ है। इस बात का भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो आपकी महेंद्रगढ़ है, आपका महेंद्रगढ़, उसकी जो लोकसभा है वह महेंद्रगढ़ प्लस भिवानी यानी महेंद्रगढ़ और भिवानी के नाम से है। इसकी क्या आपकी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा प्यारे दोस्तों, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जिसकी हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जा सकते हैं और आपकी विधानसभा की 90 सीटें हैं। 1966 में हमारे पास जस्ट 54 सीट थी, तो 1967 में 81 हो गई और 1977 में यह सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। तो आज भी 90 सीटें हैं। राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका झज्जर में है। झज्जर जो प्रॉपर एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, जो उसका बस स्टैंड है, वहाँ पर है आपका सबसे बड़ा बस स्टैंड। किसका? पूरे हरियाणा राज्य का बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ। यदि मैं बात कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन की, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है आपका रेवाड़ी का, रेवाड़ी जंक्शन। सॉरी, हाँ, रेलवे स्टेशन नहीं, मैं जंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन है जो कि आपका सबसे पुराना है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन भी आपका सबसे पुराना है, ठीक है। आई थिंक सबसे बड़ा भी है वो, ठीक है। उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन रेलवे जंक्शन है यहाँ पे, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपका रेवाड़ी के अंदर है। तो झज्जर में है आपका बस स्टैंड। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे कि जो अब फौजी हैं सबसे ज़्यादा आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं, कम उम्र के सबसे जो फौजी हैं, तो इसी वजह से शहीद भाई फौजी जब गोली लग जाती है या फिर युद्ध में के दौरान उसकी हत्या, उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ जोड़ लीजिएगा। छज्जू एक किसान थे, उन्होंने बसाया इस झज्जर को, ऐसा बोला जाता है। तो छज्जू नगर इसका प्राचीन नाम हो गया। झज्जरी या सुराही यहाँ की काफ़ी फेमस है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों ने की थी, ऐसा भी बोला जाता है। जो आपका बहादुरगढ़ है, यहाँ पर आपकी मेट्रो आ चुकी है। अच्छा, जो आपकी मेट्रो है, ठीक है, यह है आपका दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में तो भाई मेट्रो है, तो दिल्ली के आसपास के जो हरियाणा के ज़िले हैं उनमें भी आपको मेट्रो देखने को मिलेगी। तो यहाँ है आपका सोनीपत, यहाँ है आपका झज्जर, ये आपका हो गया गुरुग्राम और ये हो गया आपका फरीदाबाद। तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। तो आप देखोगे जस्ट आगे की तरफ नहीं है, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर तो नहीं है। इस तरफ हो गया आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और यहाँ हो गया आपका पूरा हरियाणा HR। तो जो आपका सोनीपत है, इसमें अभी तक मेट्रो नहीं है, लेकिन प्रस्तावित हो चुकी है, ठीक है। तो जो आपका ये बहादुरगढ़ है, तो बहादुरगढ़ आता है आपका झज्जर के अंदर। तो यहाँ पर तो भाई क्या है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मेट्रो है, तो इस वजह से यह काफ़ी डेवलप हो चुका है हिस्सा किसका? झज्जर का। अगर पूरे झज्जर के मुकाबले यहाँ की बात करें तो यह काफ़ी डेवलप्ड है। ओके साहब, तो इसकी स्थापना की थी आपके जो राठी जाट है उन्होंने। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? आपका जहाजगढ़ के अंदर लगता है। और जहाजगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। अच्छा, क्या कोई मुझे कमेंट करके बता देगा कि जहाज कोठी कहाँ पर है? यह आपका काम है, अभी बता दो। यहाँ पर पहली अदालत 1919 में खोली गई थी, काफ़ी अंग्रेज़ों का टाइम की हम बात करें, 1919, ठीक है। तो उस टाइम की ये बात है। और यदि आज के हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो झज्जर अभी काफ़ी आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि झज्जर से अभी एक मन्नू भाकर, एक आपकी जो शूटिंग प्लेयर है, जो कि आपका पेरिस में ओलंपिक हुए हैं 2024 में, उसमें हरियाणा के जो मेडल आए हैं, 5 मेडल के अंदर हरियाणा का योगदान है। तो हरियाणा के जो 5 मेडल हैं, उनमें से अकेले 3 मेडल आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है। 2 तो आपका मन्नू भाकर लेकर आते हैं और एक आपका अमन सहरावत, जिसने 57 किलोग्राम भार कुश्ती में उन्होंने compete किया है और वो मेडल भी जीते हैं, ब्रोंज मेडल यह सभी खिलाड़ी जीते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक मैंने दोस्तों पहले ही एक बहुत ही प्यार से टॉपिक, आपको प्यारा सा टॉपिक और बिल्कुल प्यार से आपको करवा रखा है। तो जो भी दोस्त हरियाणा CET की तैयारी करे या फिर आप HTET की तैयारी करो, सो उसको देख कर जाना, क्योंकि भाई हरियाणा पुलिस के अंदर पूछ लिया था एक प्रश्न कि कितने खिलाड़ी गए हैं। 24 खिलाड़ी गए थे हरियाणा की तरफ से। पूरे भारत की तरफ से गए थे 117 खिलाड़ी। भारत की तरफ से आए हैं 6 मेडल, जिसका हरियाणा वालों का योगदान है 5 में, और झज्जर से हैं आपके 3 मेडल। तो मैंने बिल्कुल गहराई से सब पॉइंट करवा रखे हैं। जैसे जो पूरी तालिका है उसमें लगभग आपका भारत का 71वां स्थान है, और लगभग जो आपका चाइना है 62% 63 ऐसे करके कुछ है, यानी चाइना नहीं, पाकिस्तान, ठीक है। जो पाकिस्तान है वह भी हमसे ऊपर है, क्योंकि उसका एक ही मेडल आया, वो भी गोल्ड है ना, वो भी आपका भाला फेंक के अंदर। तो चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे तो लंबा टॉपिक निकल जाता है, क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं क्योंकि पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आ जाता है। सोचता हूं कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, लेकिन फिर भी आपके काफ़ी पॉइंट में करवा ही देता हूं भाई। इसी प्रकार से तो होंगे आपके 555 प्रश्न। ठीक है, लगभग लगभग हम अभी तक क्या कर चुके हैं, 100 से 120 के आसपास प्रश्न कर चुके हैं, चाहे आप काउंट कर लेना, क्योंकि एडिशनल काफ़ी प्रश्न करा देता हूँ मैं। संतों की नगरी या फिर संतों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो आपका सिरसा को कहा जाता है। ठीक है, देखिए संत आपका सा से स्टार्ट है और सा से ही आपका हो जाता है सिरसा। देखिए फरीद, ठीक है, तो बाबा फरीद की नगरी बोलेंगे फरीदाबाद को। ठीक है, फरीद और सिरसा, फरीद और संत दोनों यह जो पॉइंट है इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। सिरसा को कहा जाता है संतों की नगरी। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिरसा, सिरसा की बात कर रहा हूँ। सिरसा में सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा सिरसा में है। सबसे ज़्यादा आंवला भी हरियाणा के अंदर सिरसा में है। सिख समुदाय, सा से सिख सा से सिरसा, यह भी इसी में है। सबसे ज़्यादा गाय हरियाणा के अंदर आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है प्यारे दोस्तों। ओके, यदि मैं और बात करूं कि एक ओटू बांध है, यह आपकी घग्गर नदी पर बना हुआ है। जो आपकी घग्गर नदी है वह सिरसा, ठीक है, जो आपकी सिरसा है, सिरसा से होके वह राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान का यहाँ पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़, तो यहाँ पर आकर यह विलुप्त हो जाती है। हरियाणा के अंदर यह लगभग 291 किलोमीटर बहती है, इतने भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी नदी पर बना हुआ है आपका ओटू बांध। क्षेत्रफल में 2011 के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया वाइज है उसमें सबसे बड़ा है सिरसा। अच्छा, यदि मैं 1966 की बात करूं कि 1966 में हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तब हमारे पास 7 जिले थे। तो इन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो तब था आपका हिसार, हिसार जिला। लेकिन अब कौन सा है आपका 2011 के अकॉर्डिंग, तो अब है आपका सिरसा। ठीक है, क्यों भाई, अब क्यों, क्योंकि इससे हिसार से सन 1972 में आपका भिवानी जिला अलग निकाल दिया गया था। और फिर उस भिवानी से 2016 में आपका जो आपका चरखी दादरी है वह अलग निकाल दिया गया। तो हिसार अब छोटा हो गया, लेकिन आपकी जो विधानसभा की सीट है वह तो अब भी हिसार के अंदर ही सबसे ज़्यादा है। कितनी, 7 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साहित्यिक नगर भी इसको बोला जाता है, किसको, सिरसा को, सा साहित्य सा सिरसा। और जो साहित्यिक अकादमियां हैं उसके बारे में अभी हमने विस्तार से सबसे पहले प्रश्न में ही देखा था। अच्छा, आपका वन नगरी पूछ लिया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन नगरी आपका कहाँ पर रहेगा, आपका सिरसा को कहते हैं। इसका प्राचीन नाम था सैरिसकम, सैरिसकम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका 303 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, सबसे ज़्यादा रक्तदान, विश्व का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा रक्तदान में सिरसा डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है। लोकसभा की जो आरक्षित सीट है वह क्या है, एक सिरसा एक आरक्षित सीट है। अभी हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 आरक्षित सीटें हैं। कौन सी, एक तो आपकी अंबाला और दूसरी आपकी सिरसा। तो सिरसा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो सिरसा एक आपकी लोकसभा की आरक्षित सीट भी है। जो आपका चौटाला परिवार है, जो एक चौटाला गांव है, तो इसी वजह से चौटाला परिवार कहाँ पर है, आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है, जो कि आपका राजनीति में पूर्णतः सक्रिय है। राज्य का 5वां विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी कहाँ, कौन सी है, चौधरी देवीलाल है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि साहब 5वें आपके मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ भी इनको कहा जाता है। तो हरियाणा के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये ताऊ देवीलाल, तो यह भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच चुके हैं सन 1989 से 1991। ताऊ देवीलाल का जब भी जिक्र आए प्यारे दोस्तों याद रख लेना कि यह हरियाणा के 2 बार सीएम बने हैं, लेकिन 5 वर्ष का जो पूर्ण कार्यकाल है वह एक बार भी यह कंप्लीट नहीं कर पाए। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ताऊ देवलाल से आपको यह इनका भी कहाँ पर है गांव, सिरसा में है, इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। कपास और कट्टे, हाँ, जो कपास है वह भी सरसा में अच्छी खासी होती है। जो खट्टे फल है वह भी आंवला वगैरह है ना, तो वह भी यहीं पर है। करंट का एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से आपके गुरविंदर,
गुरविंदर, एक एक व्यक्ति हैं गुरविंदर, जिनको अभी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 में, यानी पिछले साल। तो पद्मश्री से 4 लोगों को नवाजा गया है, 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है किस फील्ड में साहब? अलग अलग फील्ड में, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में। जो पद्मश्री है वह आपको 4 कैटेगरी में दिया, मतलब कि 4 व्यक्तियों को दिया गया अलग अलग कैटेगरी में। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय है ना, हरियाणा के अंदर। तो एक गुरविंदर, क्योंकि भाई जो सिख समुदाय है वह गुरुओं को मानती है, तो गुरविंदर तो एक गुरु है, मतलब कि गुरु क्या करेगा? समाज का कल्याण करेगा। तो गुरु से आप याद रख लो गुरविंदर, और यह क्या करेगा? समाज का कल्याण करेगा। तो सामाजिक क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार 10,000 रुपये की एक मासिक पेंशन देगी, और हरियाणा सरकार वोल्वो बस में यात्रा लाइफ टाइम के लिए फ्री हरियाणा सरकार ने कर दी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में धर्म नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो यह तो सबको पता है ही है कि कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। साहब, कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 1973 में, और यह हरियाणा का 10वां जिला बना था। ठीक है, इससे पहले 9 जिले बन चुके थे। 7 तो पहले 1 नवंबर 1966 को, और फिर 2 बने थे आपके 1972 को, भिवानी और सोनीपत। तो 9 हो गए, और 10वां था आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपका बना था 23 जनवरी 1973 को। ठीक है। अच्छा, जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। 18 दिन साहब ये युद्ध लड़ा था, मतलब कि चला था। और 18 से आप याद रख लेना कि यहीं पर कुरुक्षेत्र में ही गीता जयंती महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव या फिर गीता महोत्सव आपको देखने को मिलेगा। तो वह भी आपका 18 दिन चलता है। वह भी अभी 2024 में अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीनों में यह कंप्लीट हुआ है। ठीक है साहब, यह कब? 29 नवंबर से और 15 दिसंबर, 3 दिन ये 29, 30, 31 और 15 दिन आपके ये 18 दिन यहाँ यह चला है। 15 या 16 तारीख के आसपास तक यह चला है। अब की बार इसको लाइव किया गया है बाहर दूसरे देशों में, ताकि लोग गीता के बारे में जान सके इंटरनेशनल लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, आई थिंक यह, हाँ, 1900 जब भारत आज़ाद हुआ 1948 से इसको मनाया जाने लग रहा है। लेकिन खट्टर सरकार में, स्पेशली हरियाणा की बात करूँ तो इसको काफ़ी बढ़ावा मिला, और यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 के आसपास इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। तो आप यदि पूछ लें आपसे कोई भी कि गीता जयंती महोत्सव है कुरुक्षेत्र में लगता है, लेकिन यह मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है कुरुक्षेत्र में, स्थान पूछ ले, तब आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर वह सरोवर है जो कि आपका चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है। और यहाँ पर इसके पास है एक श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय जस्ट 300-400 मीटर की दूरी पर है श्री कृष्ण संग्रहालय। ठीक है। और यही जो श्री कृष्ण संग्रहालय है, इसकी 1987 में स्थापना की गई थी। यह थीम पार्क, जिसका भी नाम चेंज भी कर दिया गया है, अभी मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, बताओ इसका नाम क्या किया गया है, अभी कल ही डाला था यह प्रश्न, इसका जवाब तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो यहीं पर इसके पास ही है एक आपका जो भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए हैं गुलजारी लाल नंदा। तो इनके नाम पर है एक यहाँ पर म्यूजियम और लाइब्रेरी, तो वह भी इन्हीं के नाम पर है। यह भारत के एकमात्र, 2 बार यह प्रधानमंत्री बने, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री, दोनों के दोनों बार यह 13-13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ओके साहब, जो वैदिक सभ्यता का पालना है वह भी कुरुक्षेत्र को कहते हैं। आर्य संस्कृति का केंद्र भी कुरुक्षेत्र को कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश, जो कि आपका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता उपदेश दिया था, कहाँ पर? ज्योतिसर में। तो ज्योतिसर भी आपका कुरुक्षेत्र में है। श्रीकंठ जनपद भी इसको बोला जाता है। और जो आपका लाडवा है, जो कि आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता है, तो इसमें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। पूरे एशिया की हम बात करते हैं लाडवा के अंदर। साहब, लाडवा, जब भी आपको लाडवा आए तब आपको याद रख लेना कि लाडवा को सीएम सिटी कहा जाता है। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें से एक लाडवा भी विधानसभा सीट है। दूसरी आपका कौन सी होगी? थानेसर। तीसरा पेहवा, और चौथा हो गया आपका, बताइए कौन सा? शाहबाद। ठीक है। जबकि लाडवा है, यहाँ से अब की बार चुनाव लड़ा और जीता किसने? आपके हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं 15वीं विधानसभा के लिए। तो तीनों डेटा एक साथ पढ़ोगे तब आपको याद आसानी से हो जाएगा। हाँ, कुरुक्षेत्र के नाम पर खुद के एक कोई भी विधानसभा सीट नहीं है,
क्योंकि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। बाकी जो जिले हैं, 22 जिले हैं अभी, तो आगे बढ़ेंगे। 22 में से 21 जिलों के नाम पर विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा सीट नहीं है साहब। हाँ, लेकिन लोकसभा सीट जरूर है, लोकसभा सीट, ठीक है। और लोकसभा सांसद अभी कौन बने हैं आपके? बने हैं नवीन जिंदल। ओके साहब। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में स्टील नगर कौन सा नगर है? स्टील को मतलब स्टील नगरी किसे कहते हैं? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो हिसार को कहते हैं साहब। 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हो गया था, और उस टाइम पर यानी 1966 में यह सबसे बड़ा जिला था। 1966 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टील नगरी इसको कहते हैं, ठीक है साहब। प्राचीन नाम है इसका इक्कासुर। राखी गढ़ी इसी हिसार में आता है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? वह भी आपका हिसार में है। हांसी जो कि हिसार के अंदर आता है, तो हांसी का पेड़ा जो आपकी एक मिठाई है काफ़ी फेमस है। जिंदल पाइप फैक्ट्री जो कि आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और वही जिंदल यानी कि नवीन जिंदल, जिसके अभी हम ऊपर बात भी कर रहे थे, जो कि आपके कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। इनकी माता जी जो कि आपके हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, और वह जीत भी जाती हैं, और आज़ाद उम्मीदवार थे वो, लेकिन अब शायद वो बीजेपी में चले गई है, ठीक है। भारत का एकमात्र असव केंद्र कहाँ पर है? यह भी आपका हिसार के अंदर रहेगा। केंद्रीय भैंस शोध अनुसंधान 1985 में इसकी स्थापना की गई, असव की भी, जो कि आपका जो कि आपका कहाँ पर है? हिसार में है। 1354 में इस शहर को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। चलिए 7 उसमें विधानसभा सीट है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा, किस मुख्यमंत्री को आधुनिक हरियाणा का इसका किसका आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है? तो चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। चौधरी भजनलाल को नहीं कहेंगे भाई, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका बंसीलाल होगा, ठीक है। कभी कभार ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, तब आपका यह है क्या रहेगा? चौधरी बंसीलाल रहेगा आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो यह हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे आपके? BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, जो कि आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट बैरी एक विधानसभा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। दूसरे थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने, कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। हरियाणा विशाल पार्टी है, हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल, विशाल मतलब कि बड़ा, ठीक है। हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, और यह इसी अपनी ही पार्टी से चुनाव जीते थे। तो पहले गैर कांग्रेसी भी यह हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और यह मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत कम समय के लिए रहे थे, लेकिन यह पहले पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पुरुष की, ठीक है। अच्छा, जो ये है हमारे तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजनलाल, सॉरी चौधरी बंसीलाल, भजन तो वैसे आप ठीक कर लेना इसको, ठीक है। 4 बार यह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। विकास पुरुष, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पर शराबबंदी हुई थी साहब। कब हुई थी? 1996 से 98 के बीच। 95 में हरियाणा के अंदर काफ़ी एक बहुत बड़ा फ्लड आता है। फ्लड किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, ठीक है। बाढ़ जिसको हम बोल देते हैं, हरियाणा में उसको फ्लड बोलते हैं। तो 1900 उसी के बाद 1996 से 98 तक शराबबंदी हो गई थी। तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे आपके कौन? चौधरी बंसीलाल। 2 बार यह राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। एक बार तो इनका पूरा कार्यकाल रहा 1960 से 66 तक, ठीक है। और फिर 68 में क्या हो गया था? मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा के। 68 से 75 तक रहे थे। फिर आपके 1976 से 80 में क्या हो गया? ये दोबारा से राज्यसभा के संसद बन गए थे। जो हरियाणा के 3 लाल हैं, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, मनोहर लाल उसमें शामिल नहीं है भाई, कभी उसको शामिल कर दो, ठीक है। तो उनमें इनका नाम है। सबसे कम उम्र के ये हमारे भारत देश के मुख्यमंत्री बने थे। कितने? मात्र 41 साल के। और यदि मैं प्रधानमंत्री यानी PM की बात करता हूँ, तो इंदिरा गांधी के लड़के थे क्या? राजीव गांधी। वह जस्ट 40 साल के एज में भारत देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री भी हैं कौन? भजनलाल। हरियाणा विकास पार्टी, देखिए 2 पार्टी हो गई। यदि आपसे पूछ ले हरियाणा विशाल पार्टी या विशाल हरियाणा, विशाल हरियाणा है ये, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी तो गोज टू राव वीरेंद्र सिंह, यह उस पार्टी का गठन उन्होंने किया। यदि पूछ ले विकास, बस आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए हरियाणा के जो विकास पुरुष हैं वह बोला जाता है चौधरी बंसीलाल को। तो विकास
पुरुष हैं तो विकास पार्टी की स्थापना करेंगे, तो विकास पार्टी की स्थापना की थी चौधरी बंसीलाल ने। और इनकी मृत्यु हो जाती है भाई 2006 के अंदर। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और एक चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है आपकी भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर एक आपकी तुसाम करके एक विधानसभा सीट है, गांव है इनका गोलागढ़। ठीक है, तो जो आपकी तुसाम विधानसभा सीट है तो उसी के अंदर आता है गोलागढ़। और जो आपकी तुसाम विधानसभा सीट है यहाँ से आपका चुनाव जीता है इन्हीं की वंशज आगे, इनकी पोती है, पोत्री। तो कौन है? श्रुति चौधरी कौन सा चुनाव जीता है साहब? विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव जीती है और कैबिनेट मंत्री मंडल में इनको शामिल कर लिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनी है। 2 मंत्रालय दिए गए हैं इसको, कौन कौन से? एक तो आपका महिला एवं बाल विकास, दूसरा आपका जल मंत्रालय। और बाहर विदेश से ये पढ़कर आई है, वकालत की इन्होंने पढ़ाई भी की हुई है। किसकी लड़की है ये? यह लड़की है किरण चौधरी की, मतलब इनकी माता का नाम किरण चौधरी हो गया। तो किरण चौधरी है जो, वह आपकी अभी हाल फिलहाल राज्यसभा की सांसद बन चुके हैं, यानी माँ और बेटी दोनों अभी भी आपकी राजनीति में सक्रिय हैं। ओके, तो इस प्रकार से यदि आप भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो दोस्तों आपका कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि मैं बात करता हूँ कि 1 नवंबर को हरियाणा के कितने ज़िले बने हैं, तो भाई 11 ज़िले बने हैं। लेकिन अभी कितने हैं? 22 ज़िले हैं। शायद आप बाद में वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी, तो हो सकता है कि बढ़ जाए उस टाइम तक। लेकिन अभी 2025 की शुरुआत तक 22 ज़िले हैं, तो 22 का आधा हो जाता है 11। तो 11 ज़िले तो आपका 11 एक ही नवंबर को बने हुए हैं। कैसे? कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब हमारे गठन में आए थे 7 ज़िले। कौन कौन से? GHAR, घर। भाई घर जम्मू कश्मीर में ले लो, कौन नहीं भाई चाहेगा कि वादियों में रहे। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, यानी जी गुरुग्राम, H हिसार। दूसरे पेन से मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा, शायद कोई भाई स्क्रीनशॉट भी लेता होगा। जी गुरुग्राम, H हिसार, A अंबाला, R रोहतक, J जींद, K करनाल और M महेंद्रगढ़। तो यह 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1989 को भी हरियाणा के अंदर 4 जिले बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुनानगर का कैथल, पानीपत कहाँ गया? रेवाड़ी। तो 4 वो और 7 ये, तो 11 जिले हैं जिसका गठन 1 नवंबर को हुआ है। लेकिन 1 नवंबर 1966 को 7 जिले, 1 नवंबर 1989 को 4 जिले। तो इस प्रकार से आपके टोटल 11 जिले जिसका गठन 1 नवंबर को हुआ है। और 1 नवंबर को ही हम मनाते हैं हरियाणा दिवस। ठीक है, वर्तमान में CM सिटी कौन सा शहर है? तो लाडवा शहर है, जो कि आपका, मैंने अभी एक ऊपर प्रश्न भी कराया था, जो कि आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, कुरुक्षेत्र जिला के अंदर। यहाँ से चुनाव जीता है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और यहीं पर है आपकी पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। ओके साहब, अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव जी हैं, जिनका संबंध रेवाड़ी से है, रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर हो गई थी। ओके साहब, लगातार 2 बार इन्होंने, शायद 91-92 में, ठीक है 91-92 में ही इन्होंने क्या है किया है, 10 मई की दोनों बार डेट रही है, पर्वतारोही रही है ये। तो माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। 91-92 की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपकी अनीता कुंडू है, 2013 और 2017 में क्या किया, जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल और चाइना 2 तरफ से फतेह कर सकते हैं, नेपाल और चीन। तो इन्होंने एक बार 2013 और एक बार 2017, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ अनीता कुंडू की। तो इन्होंने अलग अलग टाइम पे, एक बार चाइना की तरफ से और एक बार आपका किसकी तरफ से? नेपाल की तरफ से। तो दोनों की दोनों बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों अनीता कुंडू। अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार के फरीदपुर, एक गांव है फरीदपुर। ठीक है, फरीदपुर से आपका संबंध रहेगा। अनीता कुंडू की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो एक छछरौली या छाछरौली आपको देखने को मिल सकता है, यमुनानगर के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा की, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। यमुनानगर की आपकी स्थापना हुई थी 1989 की, यहीं से आपकी यमुना नदी निकलती है। और यमुनानगर हरियाणा का एक वो ज़िला है जो कि आपका उत्तराखंड को लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं लगता, लेकिन भाई HSSC ने मान रखा है तो लगता ही होगा। 11 किलोमीटर की आपकी बाउंड्री शेयर करता है, 11 ना मिले तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा 6212,
इसको 1262 कर दो, 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ टच करता है। और यदि आप इस डेटा को उल्टा कर देंगे तो 2011 के अकॉर्डिंग इतनी पंचायतें हैं 6212। चलिए, राज्य का पुष्प, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। कहाँ गया भाई? कमल। ठीक है, ठीक है। यदि मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लूँ कि भारत का जो नेशनल यानी कि जो राष्ट्रीय पुष्प है वह क्या है? वह भी आपका कमल है। तो हरियाणा का भी कमल और भारत का भी कमल। याद कैसे रखोगे कि कमल की पार्टी ही हरियाणा में जीत चुकी है यानी बीजेपी, और वही आपकी भारत के लेवल पर भी जीत चुकी है। भाई मैं बस एक ट्रिक की सहायता से करवा रहा हूँ कि ताकि आपको याद रह सके, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, पार्टी वगैरह में। ठीक है, जो वृक्ष है हरियाणा की बात करते हो तो पीपल। यदि राष्ट्रीय की बात करूँ तो वह रहेगा आपका बरगद। याद कैसे रखोगे? जो बर्गर है, बर्गर, बर्गर, जो बर्गर है वह नेशनल लेवल पर खाया जाने वाला स्ट्रीट फूड है। हर एक गली में, हर एक शहर में आपको इसके रेहड़ी वाले आपको देखने को मिल ही जाएंगे बर्गर की। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा बच गया क्या? पीपल। तो पीपल के अंदर तो पीपल की तो पूजा होती है, स्पेशली हरियाणा के अंदर तो बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे क्या, हर एक गाँव में पीपल की तो है ना। तो पीपल रहेगा हरियाणा में, और बरगद यानी बर्गर वह रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर। यदि बात करता हूँ पशु की तो वह रहेगा आपका काला। देखिए, पशु और पक्षी हरियाणा के दोनों में आप काला शब्द को तो कॉमन मान ही लो। यह आ जाए तो हिरण, क्योंकि पशु की बात की है तो पशु तो हिरण ही हो गया। पक्षी जो उड़ने वाला वह आपका तीतर हो गया। अच्छा, मिठाई की बात करता हूँ तो मिठाई हरियाणा की है लड्डू। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात कर लो तो वह रहेगा जलेबी, यानी भारत का तो रहेगा जलेबी और हरियाणा का रहेगा लड्डू। याद कैसे रखोगे साहब? जलेबी, जो लड्डू है आपका, लड्डू है ना, गोल गोल लड्डू है ना, छोटा भीम खाता था भाई। जो लड्डू है उसको हरियाणा में चाहे कितना भी छोटी शादी क्यों ना हो, उसमें लड्डू आपका 101% बनेंगे ही बनेगा। और ख़ासकर जो आपका जब मम्मी की तरफ से जो उसके भाई होते हैं यानी हमारे मामा जी, तो वो क्या करते हैं, जब पाटड़े पर चढ़ते हैं शादी के लिए, तब भी उनकी जो प्लेट होती है या फिर जो प्रांत होती है उसके अंदर हम लड्डू रखते हैं। तो उसी प्रकार से स्पेशली यह हरियाणा के अंदर यह प्रचलन में है। अच्छा, यदि पूरे भारत की बात करो तो जलेबी रहेगा। और खेल की बात करो तो कुश्ती रहेगा, रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कबड्डी मत कर देना, ज़्यादा बच्चे कबड्डी खेलते हैं, लेकिन कुश्ती रहेगा। और पूरे भारत की तरफ से देखो तो हॉकी रहेगा, हॉकी गेम, ठीक है। तो ऐसे याद किया करो। भिवानी जिला कब बना? साहब 1972 में बना था। अच्छा, किससे अलग हुआ था? हिसार से अलग हुआ था। हिसार सबसे पहले जब 1966 में बना तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला था, लेकिन 1972 में इससे भिवानी अलग निकाल दिया गया। ओके, यहाँ भिवानी में से भी 2016 में, यानी कि तकरीबन आपका 16 और 28 44 साल के बाद आपका चरखी दादरी एक ज़िला बना दिया गया है। और अभी लगभग आपके 3 से 4 ज़िले और बनने वाले हैं। ओके, तो एक तो आपका गुरुग्राम से अलग होगा, एक आपका सिरसा से भी अलग होगा, एक आपका हिसार से अलग होगा, और देखते हैं कौन सा अलग होगा। सोनीपत से बोल रहे हैं कि गोहाना को अलग किया जाएगा, हांसी को बोल रहे हैं, मानेसर को बोल रहे हैं, देखते हैं डब्बा वाले को बोल रहे हैं। तो राव तुलाराम का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, और इसी वजह से इनको हमारे राज्य में राजनायक भी कहा जाता है। ये अफगानिस्तान भी चले गए थे और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1863 के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राव तुलाराम की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा कब बना? 1833-34 में। क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो कभी हरियाणा को पंजाब के साथ जोड़ रहे थे, कभी उत्तरी पश्चिम प्रांत के साथ। 1833 में यहाँ पर जोड़ दिया, फिर होती है 1857 की क्रांति। यहाँ पर हमारा एक फेलियर होता है, लेकिन अंग्रेज काफ़ी सतर्क हो जाते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1858 में जो हरियाणा है उसको पंजाब के साथ मिला देते हैं, ठीक है। और फिर आप आगे की स्ट्रगल जानते हो कि भाई 1966 में ही हम यहाँ से अलग हुए, किससे? पंजाब से। कैथल का विद्रोह कब हुआ? तो 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ। वही कैथल जिसकी स्थापना होती है 1989 में, जिसके अंदर नवग्रह कुंड है, रजिया बेगम सुल्तान का मकबरा भी यहीं पर है, ठीक है। 1809 में छछरौली की बगावत हुई थी, और 1818 में रानिया का विद्रोह भी हुआ था। हाँ, यह जो डेट है 1809 वाली, इसको एक जगह से और याद कर लो कि 1809-10 में जो अंग्रेज हैं उनका पूरे भारत पर एक अधिकार भी हो चुका था। अगला प्रश्न, कोटला झील कहाँ पर है? तो नूह में स्थित है आपकी कोटला झील। और इसकी क्या खास बात है कि यह एक मैन मेड है, यानी कि
यह एक मानव निर्मित है, क्योंकि बहुत सारी झीलें क्या है कि प्रकृति ने अपने आप ही बना ली है। बोलते हैं कि उल्का पिंड आकर गिर जाते हैं, वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यह मैन मेड है। कहाँ पर है साहब? ये आपके नुहू के अंदर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंदन वाटिका कहाँ पर है? तो जींद में है चंदन वाटिका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीम वाटिका पूछ ले जाए तो रोहतक, विल्वा वाटिका पूछ ले जाए तो पानीपत, अशोक वाटिका पूछ ले जाए तो करनाल, और आपका हनुमान वाटिका पूछ ले जाए तो आपका रहेगा कैथल। ठीक है। अच्छा, जो नीम वाटिका है आपके रोहतक, लेकिन नीम साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तब भी आपका ऑप्शन रहेगा कैथल। ऐसे याद किया करो। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो भाई अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। इसकी वोटिंग हुई थी 5/10/24 को, यानी 5 अक्टूबर को 2024 में, और इसका परिणाम आ गए थे 8 अक्टूबर 2024 को। परिणाम में हमने पाया कि हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा सीट है, तो इनमें से 46 सीट जिस भी पार्टी की आ जाती है तो वह सरकार बना लेती है। जो भाजपा है यानी बीजेपी, उसकी आ जाती है 48 सीटें, और 3 जो एक्स्ट्रा मेंबर हैं इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल बीजेपी के पास 51 मेंबर हैं, और 37 हैं आपके पास कांग्रेस से, तो 88 हो गए, और 2 हैं आपके आईएनएलडी के। जो आईएनएलडी है वह दोनों के दोनों सीटें आपकी सिरसा से ही जीती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ? एलनाबाद जो कि इनका गढ़ होता था, वह सीट ये हार चुके हैं। कौन? आईएनएलडी। तो 15वीं यह प्यारे दोस्तों विधानसभा चली है 8 अक्टूबर से, और इसके अंदर जो आपके मुख्यमंत्री हैं वह है नायब सिंह सैनी, जो कि आपके लाडवा विधानसभा से हैं, जो कि आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं, 11वें नंबर के हैं मुख्यमंत्री हैं, 15वीं विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, 4 लाइनों वाला कवि हरियाणा में किसे कहा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये कैटेगरी है उनको याद कर लो एक बार। जो उपनाम है, सुरेंद्र शर्मा को कहा जाता है 4 लाइनों वाला कवि। जो हरियाणा का चाणक्य है, हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री भजन लाल को कहा जाता है विकास पुरुष, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, फुहारा सिस्टम जाएगा सब बंसीलाल के साथ, जो कि तीसरे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। चौथे हैं आपके भजन लाल। हरियाणा केसरी किसको कहा गया? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा गया। कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम, यह क्या थे? एक सांगी थे। पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद बाजे भगत, और कौन हो गया आपका? जाट मेहर सिंह। तो ये सभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थे। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। सवर सम्राट आपका रहेगा पंडित जसराज। लेडी खली कविता दलाल, जो कि आपकी अब की बार जो एक जुलाना विधानसभा है वहाँ से चुनाव में भी उतरी थी आम आदमी पार्टी से। ओके। टाइगर टाइगर पटौदी कहा जाता है मंसूर अली खां पटौदी को। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल, यह है अगर आपने नवीन जिंदल नाम सुना हो तो उनके फादर है ये ओम प्रकाश जिंदल। साहित्यकार सम्राट कहा गया आपका हर्षवर्धन को, क्योंकि इन ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे साहित्यकार इनके उसमें रहते थे दरबार में। 590 में इनका जन्म होता है। 606 में मात्र 16 साल की एज में गद्दी पर बैठते हैं। 647 तक रहते हैं, और इन्हीं के काल में, जो इनका 41 साल का काल रहा है, इन्हीं के काल में इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, युद्ध हुए भी, और एक बार 618 का युद्ध है हार भी गए थे। और इसी काल में 633 के आसपास आपके आते हैं हेनसांग चीनी यात्री, लगभग 8 साल 10 साल यहाँ पर वो रहते भी हैं। इसके बाद जाटों का प्लेटो राजा सूरजमल को कहा गया। तो सूरजकुंड का मेला आपका लगता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, अभी लगा हुआ है 2025 वाला। ठीक है, 2025 वाला साहब, ये 1987 के अंदर शुरू हुआ था, 2025 आ चुकी है। तो अब की बारी है 38वीं बार मेला लगा है। 37 बार मेला पहले लग चुका है। 2021 में एक बार ऐसा भी टाइम आया था जब यह मेला नहीं लगा था। ओके साहब। अगला प्रश्न, आपकी गोल्डन गर्ल है वह है आपकी ममता खरब। किसानों का मसीहा है आपका चौधरी छोटू राम। 1881 में इनका जन्म होता है। वकालत है ये आपकी कहाँ से करते हैं? आगरा कॉलेज से करते हैं, और ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन कॉलेज आपका न्यू दिल्ली से करते हैं। 1916 में एक पत्रिका भी निकालते जो कि उर्दू भाषा में थी। आपका क्या रहेगा? आपका जाट गजट के नाम से रहेगा। हरियाणा का गांधी रहेगा आपका मूलचंद गांधी। ठीक है। ठीक है, हाँ। एक है आपका सीमांत गांधी, क्या बताएगा कोई वो कौन है सीमांत गांधी? अच्छा, समस्त हरियाणा पर 1809-10 तक क्या हो गया था कि अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार कर लिया था। हरियाणा के किस शहर से 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? 1857 के अंदर हमने, यानी भारत के लोगों ने स्पेशली, जो हमारे सैनिक हैं, ठीक है,
तो उन्होंने बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसको बोला गया 1857 की क्रांति, लेकिन यह दबा दी गई थी क्रांति। वैसे तो हम 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन 90 साल पहले ही आज़ाद हो जाते। लेकिन चलिए फिर भी 1857 में क्रांति जो दबाई गई थी, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। और हरियाणा की बात करूँ तो अम्बाला से इसकी शुरुआत हुई थी, अम्बाला से, ठीक है। और 13 मई 1857 को यह क्रांति अम्बाला में भी पहुंच चुकी थी। तो अम्बाला से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न दे देता हूँ। दो लोगों को अम्बाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, तो वह दो लोग कौन कौन थे, बता दीजिएगा। मतलब दो काफ़ी फेमस लोग थे। 1857 की क्रांति के समय तक राज्य की यानी हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो बहादुरगढ़ एक ऐसी रियासत थी जो कि सबसे छोटी रियासत थी 1857 की क्रांति के टाइम तक। अगला प्रश्न, एक सच्चर फॉर्मूला हुआ है हरियाणा के इतिहास में, तो यह सच्चर फॉर्मूला क्या था? तो और यह कब लागू हुआ? तो 1949 में, ठीक कर लो इसको, 48 लिखा है तो 1949 में इसको लागू किया गया था। 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर की आपको डेट मिल सकती है, तो अक्टूबर 1949 ही आप लिख लो। यह क्या था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की लगातार मांगें उठ रही थी, तो उसी में एक सच्चर फॉर्मूला बनाया गया था कि लोगों को एक तरफ रहेंगे हिंदी बोलने वाले तो दूसरी तरफ रहेंगे पंजाबी बोलने वाले। लेकिन क्या भाई ऐसा हो सकता है? क्योंकि आप खुद मान के देखिए कि यदि किसी का घर यहाँ पर है, अब यह हिंदी बोलता है, तो सरकार ने बोल दिया कि एक तरफ हिंदी बोलने वाले एक तरफ पंजाबी, तो यह इसका घर यहाँ थोड़ी लेके आएगा, तो पंजाबी बोलने वाला वहाँ थोड़ी जाएगा। तो यह फॉर्मूला बड़े स्तर पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। भौगोलिक नज़र से हरियाणा प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो, इस प्रकार के प्रश्न फंसते ही हैं भाई। तो 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम है पहला कुरुक्षेत्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा भटियाना। जो कुरुक्षेत्र है इसमें आते हैं आपके मोस्टली आपका जो जींद है, कैथल, यहाँ का जो एरिया है, ठीक है। और जो आपका कुरुक्षेत्र जिला है वह रेतीला नहीं है, ठीक है। जो आपका हरियाणा है इस क्षेत्र में क्या आता है आपका हांसी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक का क्षेत्र शामिल है। और इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता है, तो इस कारण इसको जाटियाट या जाटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। जो आपका भटियाना है यह है भट्टू, भट्टू कला एक तहसील है जो कि फतेहाबाद में है, और जो आपका फतेहाबाद के बीच में आपका स्थित है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। इस क्षेत्र पर प्राचीन काल से ही भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। अगला प्रश्न, हरियाणा का वो जिला जिसको 3 प्रदेशों की सीमा लगती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के आपके प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। जो आपका यमुनानगर जिला है उसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 3 अलग अलग प्रदेश लगते हैं। यदि हम बात करते हैं यमुनानगर और उत्तराखंड के बीच को जस्ट 11 किलोमीटर की बाउंड्री है, वह दिखाई गई है। राज्य में यानी कि हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो लगभग आपका 1.6% है। और कहाँ पर है ये? आपका जो साउथ का हरियाणा है वहाँ पर इसका विस्तार है। जो फरीदाबाद है आपका एक ज़िला, तो फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो आपकी अरावली पर्वतमाला है हरियाणा के कुछ ज़िलों में है जो कि आपके साउथ में है। और इसके सबसे ज़्यादा जो एक हाईएस्ट चोटी है वह 642 मीटर या 652 मीटर आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका महेंद्रगढ़ ज़िले में आपको देखने को मिलेगी। ओके, प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, जो कि यमुनानगर के अंदर से प्रवेश करती है। हरियाणा में 320 किलोमीटर तक यह बहती है। और हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है भाई यहाँ पर यह नहीं बहती, ठीक है, क्योंकि जो आपका NH44 है वह तो कुरुक्षेत्र जो आपका पीपली है वहाँ से गुजरता है, लेकिन आपकी यमुना नदी आपके कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करती। आपकी यमुनानगर से डायरेक्ट आपकी करनाल पहुँचती है, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर आपकी दिल्ली जाती है, ठीक है, फिर फरीदाबाद, इस प्रकार से जाती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा था? तो वह था आपका, बताइए, सबसे बड़ा जिला की मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जिला था आपका क्षेत्रफल में सिरसा जिला। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2011 की बात कर रहा हूँ। 1966 में आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा था? वह था आपका हिसार, लेकिन 2011 के अनुसार वह था आपका सिरसा जिला। सबसे छोटा जिला है 2011 के अनुसार फरीदाबाद, ठीक है।
और सबसे छोटा जिला था 1966 के अकॉर्डिंग आपका जींद। तो 4 आपको अलग अलग डेटा याद रखने हैं, 1966 वाला भी और 2011 वाला भी। यदि मैं 2011 की बात करता हूँ, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में सिरसा, सबसे छोटा जिला आपका फरीदाबाद। यदि जनसंख्या में बात कर लूँ तो यही फरीदाबाद जो कि आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, यही आपका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और PKL यानी कि आपका पंचकुला जो कि आपका 15 अगस्त 1995 को बना था, यह आपका जनसंख्या इसके अंदर सबसे कम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? आपके पंचकुला के अंदर है मोरनी की पहाड़ियाँ। तो यह हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंचकुला में है। यहीं पर है इसका 1514 मीटर एक ऊंचा पॉइंट, जिसको हम क्रोह भी कहते हैं। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और यहीं पर पंचकुला के अंदर है। इन्हीं पहाड़ियों में क्या है? आपके 2 वन्यजीव अभयारण्य है। क्या, कौन कौन से? एक तो आपका खोल ही रेतान, यह है वन्य जीव अभयारण्य है एक, खोल ही रेतान। ठीक है, और दूसरा है आपका बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ याद कैसे रखोगे? देखिए जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ। भाई शिकार तो वहीं पर होंगे, लेकिन कोई शैतान ही होगा, खोल ही रेतान यानी कोई शैतान ही होगा जो शिकार करेगा। यहीं पर आपकी 1514 मीटर क्रोह नाम की एक सबसे ऊंची चोटी शिवालिक की रेंज यहाँ से गुजरती है। इस शहर को आपका ट्राई सिटी में भी काउंट किया जाता है। ट्राई सिटी में 3 सिटी होती है। PCM याद कर लो, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, P पंचकुला, C चंडीगढ़ और M मोहाली। तो इन तीनों शहरों को यदि हम ट्राई सिटी में काउंट करें तो उसमें पंचकुला भी हरियाणा का आता है। और हरियाणा का जो सबसे डेवलप्ड हमारा जिला है वह है आपका PKL पंचकुला। 1995 में इसको बनाया गया था। पंचकुला के अंदर आपको 2 मुख्य शहर देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका कौन सा बताइए? पिंजौर। ठीक है, पिंजौर को आप मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, यादवेंद्र गार्डन के भी नाम से भी जानते हैं। आमों का मेला यहाँ पर 15 जुलाई के आसपास हर वर्ष लगता है, पिंजौर गार्डन। और दूसरा है आपका कालकोट यानी कि आपका कालका जब हम हिमाचल की तरफ हम एंट्री करते हैं तो सबसे आखिरी हमारा पॉइंट है कालका। और वही कालका जहाँ पर 1851 में एक बॉन्ड हुआ था कि यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलेगी, जिसमें अनुमति मिली थी 1898 में। तो 1898 से लगातार यहाँ पर क्या है? टॉय ट्रेन चल रही है। आपकी शिमला तक टॉय ट्रेन जाती है, छोटी ट्रेन है। ठीक है, आपको उसको भी पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला प्रश्न, हरियाणा का वो जिला जो आपका 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। तो भाई महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ हमारा क्या है? 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। यदि हम बात कर लें कि हरियाणा 3 तरफ से किस जिले को या फिर किस प्रदेश को घेरता है, तो दिल्ली को 3 तरफ से हम घेरते हैं। 3 तरफ से 4 जिले हमारे लगते हैं। कौन सा? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। सोनीपत की आपकी स्थापना हुई थी 1972 में, झज्जर की आपकी स्थापना हुई थी 1997 में, गुरुग्राम की आपकी स्थापना हुई थी 1966 में और फरीदाबाद की आपकी स्थापना हुई थी 1979 में। आप स्थापना भी याद रखा करो। अच्छा, जो आपका दिल्ली है इसको NCR कब घोषित किया गया? 1991 में इसको NCR घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन उस टाइम पर हुआ था। और हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा इसके अंदर आता है। और जो हम चंद्रमा देखते हैं हमारी पृथ्वी से, वह भी आपको 57% ही दिखाई देता है। दिल्ली NCR के अंदर कुल मिलाकर 24 जिले हैं और 3 इसके अंदर प्रदेश लगते हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा एरिया हरियाणा का आता है 57%। और उस 57% में हमारे 14 जिले, 8 जिले उत्तर प्रदेश के, 2 जिले आपके आते हैं राजस्थान के। और अभी जो करंट का प्रश्न है वह है कि जो आपका दिल्ली NCR है, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी हरियाणा में ना बनकर अभी आपका जो राजस्थान है वहाँ पर बन रहा है। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं, कौन कौन से होंगे नीचे बता दूंगा। हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है और जो स्थानीय निकाय है, उनका जो अपशिष्ट है उसको रोकना और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखना। नीम वाटिका कहाँ पर है? साहब रोहतक के अंदर है, लेकिन नीम साहिब गुरुद्वारा आपका कैथल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किलोई हर्बल पार्क आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सोनीपत में है, रोहतक में नहीं भाई। विल्वा वाटिका आपकी पानीपत में है। इसके साथ साथ अशोक वाटिका पूछ ले तो आपका करनाल, इंद्री हर्बल पार्क पूछ ले तो करनाल, और आपका हनुमान वाटिका पूछ ले तो आपका कैथल रहेगा। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1987 के अंदर हुई थी। ठीक है, एक 1956 का भारत का एक्ट था, कंपनीज एक्ट, उसके तहत जो 1987 है, इसी में आपकी स्थापना हुई थी श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो कृष्ण संग्रहालय है वह 3 मंजिला है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। किसके अपोजिट है? एक आपका थीम पार्क है, और अभी थीम पार्क का भी नाम भी चेंज हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। और आज का आपका प्रश्न भी यही है, किशोरी महल कहाँ पर है?
किशोरी महल आपका होडल में है। इसका निर्माण करवाया था 1754 से 1764 के मध्य में, ठीक है, राजा सूरजमल ने। किसके नाम पर? अपनी धर्मपत्नी के नाम पर। यहाँ यहीं पर क्या है, एक बाराकंबा भी है, ठीक है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर फरीदाबाद होडल में है या कहाँ पर है, या फरीदाबाद मेवात में है, ठीक है। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी आई थिंक जल्दबाजी में गलत हो गया था फरीदाबाद, ठीक है। तो पलवल में है भाई ये क्या, होडल, ठीक है। यहाँ पर एक तो आपका बाराखंबा छतरी है, और दूसरा क्या है आपका ये महल है, कौन सा? किशोरी महल। इसकी स्थापना दिवस आप याद रख लेना। और सूरजमल, अच्छा, जब भी सूरजमल आपका नाम ध्यान आता है तो आप क्या सूरज कुंड का मेला आप याद रख सकते हैं। 1987 में इसका निर्माण किया गया था, यानी 1987 से सूरज कुंड का मेला हर वर्ष फरवरी महीने में लगता है। अब की बार 38वां मेला लगेगा 2025 में, लग रहा है अभी, ठीक है। तो शाम कहाँ पर है? भिवानी में। तो शाम, तो शाम आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। इसे पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। किसको? तो शाम को कहा जाता है साहब। इस इसे बारादरी में भी, इसमें क्या है, एक भी चौखट नहीं है, ठीक है। और इसमें 12 द्वार हैं, गेट हैं। जल महल कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। जो नारनौल कहाँ पर है? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था, उस टाइम के यानी तत्कालीन जागीरदार कुली खां के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यदि मैं पूछ लूँ कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था, तो ली कार्बुजियर थे। फ्रांस से इनका संबंध है, और चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है जो, उसका भी आपका डिजाइन इसी ने पास किया था। और जो खुला हस्त स्मारक है जो चंडीगढ़ में आप देखते हैं, काफ़ी फेमस है, इसका डिजाइन भी ली कार्बुजियर ने दिया था। हरियाणा का सबसे पुरातन विश्वविद्यालय आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। 1956 में हमारे जो भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे आपके आरपी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी 1956 में। इसके 20 साल के बाद 1976 में एमडीयू यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना होती है। ओके, तो ऐसे ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 3 आकाशवाणी केंद्र है। कहाँ कहाँ पर? आपका पहला खोला गया था रोहतक के अंदर, दूसरा कुरुक्षेत्र के अंदर, और तीसरा आपका हिसार के अंदर। जो पहला खोला गया था 1976 में खोला गया था रोहतक के अंदर, तो 1976 में ही आपका एमडी यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक के अंदर ही उसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आपका 1991 कुरुक्षेत्र, और तीसरा आपका 1999। किसकी बात कर रहा हूँ साहब? आकाशवाणी केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। आकाशवाणी केंद्र क्या होते हैं? जो लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं उनको तो चलिए पता होगा ही, लेकिन जिसके घर में रेडियो है उन्होंने बहुत बार, जिनके घर में रेडियो नहीं है उनके दादा या फिर दादी ज़रूर सुनते होंगे रेडियो, ठीक है। अब तो विलुप्त होती जा रही है चलिए रेडियो भी, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे बोलते हैं, नमस्कार भाइयों, हम रोहतक आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चुका है 2:15, और अभी हरियाणवी रागनी का प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से वो बोलते हैं। हरियाणा के अंदर वो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। तो तीनों की डेट इंपॉर्टेंट है। इसको हम 3 तिगाड़ा के नाम से भी, काफ़ी जो 3 चीज़ें हैं उनमें हमने इसी यूट्यूब चैनल पर पहले भी कवर अप कर रखा है। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब पूरी की पूरी यानी सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। ना तो वहाँ पर सीएम की चलती है, ना ही आपके राज्यपाल की चलती है। राष्ट्रपति करता है जो भी करता है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम तक रहा, तो 3 बार हरियाणा में भी लगा। कब? 1967, यानी जब हरियाणा एक अलग राज्य बना, उससे ही अगले साल कुछ ही टाइम के लिए, फिर 1977 और फिर 1991। अच्छा, लगता है क्यों है साहब ये लगता तब है जब राष्ट्रपति को लगता है या मुख्यमंत्री साहब को लगता है, सॉरी प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, यदि चुनाव हुए हैं तो पार्टियों के बीच मतभेद हो गया है, या फिर विश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर आ चुके हैं, सरकार गिर चुकी है, तब लगता है। 1977 के आसपास हरियाणा में कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे, ठीक है। चलिए, हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर है। एक है आपका रोहतक के अंदर जो कि 1986 में बना, दूसरा आपका पिपली 1982 में पिपली मिनी जू के नाम से, और तीसरा आपका भिवानी चिड़ियाघर। इसका अभी नाम भी चेंज किया गया है, शायद चिंकारी भिवानी ऐसा करके कुछ किया गया है, चिंकारा भिवानी चिड़ियाघर। हरियाणा के 3 लाल कौन कौन से हैं? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। साहब क्या खास बात है? एक हरियाणा का जो तीसरा, चौथा और 5वां मुख्यमंत्री रहे हैं उनको हम बोलते हैं हरियाणा के 3 लाल। बंसी, भजन, देवी। याद कैसे रखेंगे? पहले भाई बंसी बजाओ, फिर
भजन गाओ भाई, फिर ही आपकी देवी माता प्रकट हो जाएंगी। पहले क्या करना है, पहले बंसी बजानी है, फिर भजन गाना है, फिर देवी माता प्रकट होगी। ठीक है, जस्ट फॉर ट्रिक। और आज का हमारे इस वीडियो का फाइनली लास्ट प्रश्न क्या, कि हरियाणा में 3 जिले हरियाणा के मेट्रो से जुड़े हुए हैं। मेट्रो कहाँ पर है, दिल्ली के लगते लगते मेट्रो है। कहाँ कहाँ पर आपका, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो सोनीपत में नहीं है, क्योंकि दिल्ली को 4 जिले लगते हैं हरियाणा के, तो सोनीपत में नहीं है। बाकी झज्जर में भी है, झज्जर का जो बहादुरगढ़ है वहाँ पर आपकी मेट्रो है। आपका फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो मेट्रो है ही है। ठीक है साहब, लेकिन जो आपका आगे है सोनीपत, पानीपत और करनाल, इन 3 जिलों में भी अभी मेट्रो प्रस्तावित हो चुकी है। और बोला गया है कि जस्ट 45 मिनट में करनाल से दिल्ली या फिर दिल्ली से करनाल पहुंच जाएंगे। लगभग आपका 120 किलोमीटर के आसपास ये है, पूरा डिस्टेंस पड़ता है। तो अभी नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में यह सबसे पहली घोषणा हुई है, जब से यह सीएम बने हैं, कि दिल्ली से करनाल तक की मेट्रो प्रस्तावित हो चुकी है। और यहाँ पर आपके 17 स्टॉपेज होंगे, यानी कि मेट्रो 17 स्थानों पर रुकेगी, जिसमें से 3 तो आपके ज़िले ही हो गए। एक तो आपका करनाल, दूसरा आपका पानीपत और तीसरा आपका सोनीपत। इसके साथ साथ कुछ फेमस जगह भी है, जैसे कि आपका एक है आपका घरोंडा। ठीक है, नहीं घरोंडा नहीं शायद, चलिए जो भी है, मतलब 17 आपके, एक कुंडली हो गया, कुंडली भी यहीं पर होगा। तो आपके 17 स्टॉपेज होंगे। और यह टारगेट अभी तो 2025 में यह लगभग कार्य, अभी तो फाइलें ही घूम रही होंगी। तो अभी तो जो आपकी ज़मीन है वह भी एक्वायर की जाएगी, जगह देखी जाएगी कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो लगभग लगभग आप 8 से 10 साल मान सकते हैं, मतलब 2033 से 35 के बीच यह कार्य आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यह जो आज का एक पूरा सेशन था, तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया है। और मैंने आपके साथ प्रॉमिस भी किया था कि इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के 555 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 555 प्रश्न, बल्कि इससे भी ज़्यादा करवा दिए, क्योंकि जब मैं लगता हूं मौखिक रूप से तो बहुत सारे प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, टेलीग्राम से। ओके साहब, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, और वहाँ से आप इस पूरी PDF को डाउनलोड कर लो। और इस PDF के साथ साथ और भी काफ़ी पुरानी जो PDF है, प्रीवियस PDF है, उनको भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि एक PDF है जिसमें आपको हरियाणा के 2000 प्लस प्रश्न आपको करवाए गए हैं, वह तो एक वीडियो है। तो उसके जितने भी आपके रिटर्न में प्रश्न हैं आपको वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। लगभग 200 प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ के भी आपके काफ़ी प्रश्न हैं, जो हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है या टॉपिक है। जैसे कि 2024 में अभी आपके पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 में, वह सबको करके जाना है। वह आपको इसी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। दूसरा, अब की बार हरियाणा में 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, वह भी यहीं पर है, उसको भी आप डाउनलोड कर लो। 3 वीडियो हैं या फिर 3 PDF हैं, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर को अच्छे तरीके से करवाया गया है। उसको देख लो, आपको काफ़ी, आपका दिल खुश हो जाएगा। हरियाणा CET की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। जिन लोगों ने अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो तैयारी करना शुरू कर दो। अभी तो यह वीडियो बना रहा हूँ मैं 2025 के जनवरी सेशन में, अभी प्रस्तावित है CET मार्च अप्रैल में, लेकिन अगली बार फिर CET होगा, उससे अगली बार फिर होगा। मुझे नहीं पता कि आप कब इस वीडियो पर पहुंचोगे, कब इस वीडियो को देखोगे, लेकिन आपको कंटेंट जेन्युइन मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको हर PDF मिलेगी। अगर आपको वैसे ना मिले तो यह जो मैं टाइटल ऊपर डालता हूँ, इस टाइटल के नाम से आप सर्च कर लेना, हरियाणा के 555 प्रश्न। आपको यहाँ पर जितने प्रश्न करवाए हैं सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपको करना क्या है कि आपको हर एक दिन पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना है। आपकी कोई ना कोई तो ड्रीम पोस्ट होगी, किसी को तहसीलदार बनना होगा, किसी को हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर बनना होगा, किसी को ASI बनना होगा, किसी को HCS, किसी को SDM बनना होगा, किसी को एक टीचर बनना होगा। जो भी आपका ड्रीम है, जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पर उसको चिपका दो, एक पेपर पर निकलवा कर। तो या तो उसको लगा दो, या फिर अपनी बुक्स के अंदर रखो, या फिर अपने मोबाइल के अंदर। हर एक दिन उसके बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचा करो, देखा करो। वैसे जिम्मेदार लोग हो आप, जिम्मेदार, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बहुत कम एज के, 16-17 साल के, डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं भाई साथ में, प्राइवेट जॉब, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 35-40 के हैं, जिनकी शादी हो गई तो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पढ़ाई की कोई एज नहीं होती।
ठीक है। तो आप जब भी आपके अंदर जुनून आए बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। यकीन करना पढ़ाई, वैसे हमारे घर वाले भी यही बोलते हैं कि सब कुछ बांटा जा सकता है, घर भी, पैसा भी, ज़मीन भी, लेकिन पढ़ाई नहीं बांटी जा सकती। आपका दिमाग आपके ही पास रहेगा, है ना। तो वही बात है, अच्छे तरीके से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, अपने आने वाली नस्लों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे तरीके से मोटिवेट रहो हर एक दिन। तो बस इतनी ही बात है। और जो आज 2-4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उनका आपको मुझे आंसर करके बताना है। एक और प्रश्न मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूँ, उसका भी आपको जवाब बताना है कि हरियाणा के अंदर अभी 22 ज़िले हैं। ओके, तो हरियाणा का 10वां ज़िला कौन सा था? मतलब हरियाणा का 10वें नंबर पर कौन सा ज़िला हरियाणा के अंदर बनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी आपका कैथल, ऑप्शन सी आपका पीकेआर यानी पंचकूला। पहला ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकूला और ऑप्शन डी आपका रहेगा सिरसा। ठीक है, इन चार में से आपको कमेंट करके बता देना है। वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक नीचे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वीडियो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो और इस प्रश्न का आप मुझे जवाब बता दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस।